नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री जाट जय हिंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक नए टॉपिक की, और वो टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। दोस्तों, आपने देखा होगा कि राजस्थान का एकीकरण राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम में इससे दो तीन प्रश्न आते ही आते हैं। मतलब ये राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। तथा जहां पर शॉर्ट ट्रिक्स की आवश्यकता होगी तो हम शॉर्ट ट्रिक्स का भी हम प्रयोग करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे इसको बहुत ही बिल्कुल विस्तृत रूप से इसको पढ़ेंगे। तो देखो, एकीकरण, अगर हम राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो कई बार इससे बहुत सिंपल प्रश्न भी आ जाते हैं कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, और कई बार इससे अंदर से भी प्रश्न आए हैं और आते भी रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि राजस्थान का जब एकीकरण किया गया, उस समय पूरे भारत का भी एकीकरण किया गया, तो उस समय एक प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि जब एकीकरण हुआ उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली। क्या नाम था उसका? एटली। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था, और एक अपने भारत में सर्वोच्च पद ब्रिटिश अधिकारी का वो था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन था? माउंट बैटन। कौन था? माउंट बैटन। उस समय भारत का क्या था? गवर्नर जनरल था माउंट बैटन। अब देखो, जब एकीकरण किया गया ना, जब ये एकीकरण हुआ उस समय अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो उस समय संपूर्ण भारत को 3 श्रेणियों में बांट रखा था। एक तो थी ए श्रेणी, बी श्रेणी, और एक थी सी श्रेणी। ए श्रेणी में बड़े राज्य थे। कौन थे? ए श्रेणी में बड़े राज्य। बी श्रेणी में बी श्रेणी में आती थी रियासतें। क्या आती थी? रियासतें। ए श्रेणी में क्या था? बड़े राज्य। ए श्रेणी में बड़े राज्य, बी श्रेणी में रियासतें, और सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश थे। कौन थे? केंद्र शासित प्रदेश। तो इस प्रकार से अपना संपूर्ण राजस्थान बी श्रेणी में आता था, क्योंकि राजस्थान में अलग अलग रियासतें थी। और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो राजस्थान में अजमेर मेरवाड़ा ये जो क्षेत्र था वो सी श्रेणी का क्षेत्र था अपने राजस्थान में। अगर हम पूरे भारत में बात करें ना, तो उस समय लगभग 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565 रियासतें थी, और इन सब की बात करनी थी, मतलब इन सबका एकीकरण करना था। लेकिन हम पढ़ रहे राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण में अगर हम बात करें तो राजस्थान में उस समय अगर हम रियासतों की बात करें तो 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी उसमें? 19 रियासतें। 3 ठिकाने थे। अगर हम 3 ठिकानों की बात करें तो एक था लावा, जो कि टोंक में था, लावा। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, कुशलगढ़, और एक है नीमराना जो कि अलवर में। ये 3 ठिकाने, और एक केंद्र शासित प्रदेश जो अजमेर मेरवाड़ा था, इसकी बात हम कर चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। फिर इसके बाद और अगर हम बात करें अपनी रियासतों में, तो ये 19 रियासतें थी। इन 19 रियासतों में अगर हम मेन बात करें कि उस समय अपने जो प्रश्न बनते हैं कि राजस्थान की उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, अगर हम राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत की बात करें तो उस समय सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ थी, या फिर इसका नाम था जोधपुर। अगर हम बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत, वो भी किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। कौन सी? मारवाड़। बल्कि अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से बड़ी रियासत, तो वो थी जयपुर रियासत। जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। जबकि अगर हम बात करें सबसे प्राचीन रियासत, तो ये सबसे प्राचीन रियासत, हम जो मेवाड़ का इतिहास देख रहे हैं उसमें भी हमने देखा था कि अपनी मेवाड़ क्या है? सबसे प्राचीन रियासत है। तो सबसे प्राचीन रियासत क्या है? मेवाड़ है। और अगर हम सबसे नवीन रियासत की बात करें, नवीन रियासत, तो सबसे नवीन रियासत की बात करें तो सबसे नवीन रियासत झालावाड़ है। कौन सी है? झालावाड़ रियासत सबसे नवीन रियासत है, जिसकी स्थापना अंग्रेजों ने की थी। और अगर हम सबसे छोटी रियासत की बात करें, छोटी रियासत, तो सबसे छोटी रियासत शाहपुरा है। कौन सी है? शाहपुरा रियासत सबसे छोटी रियासत थी।
देखो दोस्तों, हमने अभी तक ये बात की कि अपना जो एकीकरण हुआ, उस एकीकरण के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली थे, जबकि अपने भारत में गवर्नर जनरल माउंट बेटन थे। माउंट बेटन उस समय कौन थे? भारत में गवर्नर जनरल थे। अगर हम बात करें संपूर्ण भारत की, तो संपूर्ण भारत को उसमें 3 श्रेणियों में बांट रखा था, ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी। उसमें ए श्रेणी में बड़े राज्य आते थे, बी श्रेणी में रियासतें आती थी और सी श्रेणी में केंद्र शासित प्रदेश थे। इस प्रकार से अपने राजस्थान में ए श्रेणी का कोई भी क्षेत्र नहीं था, क्योंकि राजस्थान में रियासतें थी और एक केंद्र शासित प्रदेश था। अगर हम उस समय भारत में रियासतों की बात करें, तो उस समय भारत में 565 रियासतें थी और अपने राजस्थान में 19 रियासतें थी। राजस्थान में कितनी थी? 19 रियासतें, 3 ठिकाने लावा, कुशलगढ़, नीमराना और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेवाड़ा था। अगर हम सबसे बड़ी रियासत की बात करें, किस दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें, तो वो कौन सी थी? मारवाड़ थी। जबकि अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत की बात करें, तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। जबकि हम सबसे प्राचीन रियासत की बात करें, तो सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। और अगर हम सबसे नवीनतम रियासत की बात करें, तो सबसे नवीनतम रियासत झालावाड़ है। और हम सबसे छोटी रियासत की बात करें, तो सबसे छोटी रियासत कौन सी है? तो अपने सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है। अब देखो हुआ क्या, इसके लिए एक आयोग बनाया गया। वो आयोग बनाया गया 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग बनाया गया। क्या बनाया गया? रियासती विभाग बनाया गया। रियासती विभाग बनाया गया और इस रियासती विभाग का सचिव बनाया गया। सचिव पीवी मेनन। किसको बनाया गया? पीवी मेनन। पीवी मेनन को रियासती विभाग का सचिव बनाया गया तथा इस रियासती विभाग का अध्यक्ष सरदार पटेल को बनाया गया। किसको बनाया गया? सरदार पटेल। ये रियासती विभाग क्या करेगा? रियासतों के एकीकरण का काम करेगा। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि 5 जुलाई 1947 को एक रियासती विभाग का गठन किया गया। उस रियासती विभाग का सचिव पीवी मेनन था तथा अध्यक्ष सरदार पटेल थे। इस रियासती विभाग ने एक आदेश दिया और आदेश ये था कि वे रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिन रियासतों की सालाना आय 1 करोड़ से अधिक, 1 करोड़ से अधिक, उनकी सालाना आय तो कितनी हो? 1 करोड़ से अधिक, और जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। जनसंख्या क्या हो? 10 लाख से अधिक। देखो दोस्तों, मैं आपको ये कह रहा हूं कि रियासती विभाग ने रियासती विभाग बनने के बाद उसने ये आदेश जारी किया कि ऐसी रियासतें अपना स्वतंत्र अस्तित्व रख सकती है जिनकी सालाना आय 1 करोड़ से अधिक हो और उनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो। तो इस प्रकार से इस शर्त में अपने राजस्थान की सिर्फ 4 रियासतें आती थी। तो वो 4 रियासतें कौन कौन सी थी? एक तो थी जयपुर, दूसरी थी जोधपुर, तीसरी थी बीकानेर और एक थी उदयपुर रियासत। मतलब उस समय पूरे ही राजस्थान में ये 4 रियासतें ऐसी थी जो ये दोनों शर्तें पूरी करती थी। अब और आगे हुआ क्या? जुलाई 1947 में, कब? जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में ब्रिटिश सरकार ने एक स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। कौन सा अधिनियम पारित किया? स्वतंत्रता अधिनियम आया जुलाई 1947 में। इस स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में, इस स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई। मतलब जो भारतीय रियासतों पे ब्रिटिश सर्वोच्चता थी उसको समाप्त कर दिया गया। किसके अंतर्गत? स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 के अनुसार ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त कर दी गई और यह कह दिया गया रियासतों को कि वो अपनी मर्जी से या तो पाकिस्तान में मिल सकती है या फिर भारत में मिल सकती है। तो अब देखो, एक जो इतना बड़ा आज हम देखते हैं अखंड भारत, ये अखंड भारत उस समय अखंड भारत नहीं बन रहा था। उस समय जैसे अंग्रेजों ने ब्रिटिश सर्वोच्चता खत्म की, सारी रियासतें अपना अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी। तो ये रियासती विभाग की उस समय बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन सबको मिला करके एक अखंड भारत का निर्माण किया जाए। तो इसके लिए देखो, अब ये जो रियासती विभाग था इसने क्या काम किया? अब हम बात करेंगे अपने राजस्थान की। अगर हम राजस्थान की बात करें ना, तो राजस्थान में भी बहुत सी रियासतें थी
और वो रियासतें अलग अलग अपना संघ बनाना चाह रही थी। जैसे हम मेवाड़ रियासत की बात करें तो उस समय मेवाड़ के रियासत के महाराणा थे भोपाल सिंह। महाराणा भोपाल सिंह गुजरात और मालवा को मिला करके एक राजस्थान यूनियन का निर्माण करना चाहते थे। जबकि अगर हम बात करें कोटा की, कोटा के महाराणा थे उस समय भीम सिंह। कोटा के महाराणा भीम सिंह झालावाड़ और बूंदी को मिलाकर एक हाड़ौती संघ बनाना चाह रहे थे। इसी प्रकार अगर हम बात करें जोधपुर रियासत की, तो जोधपुर रियासत के शासक थे उस समय हनुमंत सिंह। और हनुमंत सिंह मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क में थे और वो मोहम्मद अली जिन्ना के संपर्क के कारण वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे। और अगर हम बात करें जयपुर की, तो ये जयपुर रियासत भी अपना एक अलग से मतलब राज्य बनाना चाहती थी। तो इस प्रकार से सभी क्या कर रहे थे, अलग अलग जा रहे थे। तो इस कारण से इन सबको एक करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, अपने आवश्यकता पड़ी किसकी, एकीकरण की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं एकीकरण के बारे में। देखो एकीकरण आपको पता है कि अपने राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हुआ। और राजस्थान के एकीकरण में समय कितना लगा, राजस्थान के एकीकरण में लगा समय, राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा। दोस्तों मैं आपको यह कह रहा हूं कि राजस्थान के एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का एकीकरण शुरू होता है 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों में ये खत्म हुआ। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू हुआ और 1 नवंबर 1956 को खत्म हुआ और इसमें कुल समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। किसमें, राजस्थान के एकीकरण में। देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ, एक प्रश्न अपने ये भी बनता है कि राजस्थान का जो एकीकरण पत्र था उस पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए। बहुत बार प्रश्न बना हुआ है कि एकीकरण पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए। तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर शासक तेज सिंह ने किए। अलवर शासक तेज सिंह ने एकीकरण पर सर्वप्रथम क्या किए, हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों देखो अब हम बात करते हैं आगे एकीकरण के बारे में, एक हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ अब शॉर्ट ट्रिक्स बता देता हूं, क्योंकि देखो हमें क्या करना है, इस पूरे राजस्थान के एकीकरण को बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने इस वीडियो को 1 या 2 बार देखा ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये एकीकरण की जो तारीखें हैं, राज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, उद्घाटन करता है और अपने इनकी डेट है, ये सारी आपको अभी याद हो जाएगी अगर आप इसको साथ अगर इस वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो। देखो दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के एकीकरण की, तो 7 चरण थे और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने जो इन चरणों की डेट होती ना, इनके बारे में भी प्रश्न बनता है। तो आपको डेट याद रखने के लिए जैसे मोबाइल नंबर याद रखते हैं ना, वैसे कुछ मोबाइल नंबर याद रखने हैं। जैसे आप समझ लो बोले मेरे मोबाइल नंबर है, मैं आपको याद करवा रहा हूं, देखना आपको याद रखना है 18 25 30 15 26 1। क्या याद रखना है आपको, 18 25 18 30 15 26 1 रह जाएगा ना याद, 18 25 18 26 1, 18 25 18 26 1। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, 18 25 18 इन 3 को आपको लिखना है 48 1948, 30 और 15 ये आपको लिखना है 49, किसमें आएंगे ये 49, और 26 आएगा आपके 50 और 1 आएगा आपके 56। ठीक है। अब देखो और अगर आपको आगे एक चीज और याद रखनी है, वो ये रखनी है कि महीनों का सूत्र है, ये महीनों का सूत्र है मंजन करो। ठीक है, करो ये साइलेंट रहेगा। आपको क्या याद रखना है, मामा अम्मा मंजन करो। देखो 7 चरणों की डेट मैं आपको बस इतनी लाइनों से याद करवा रहा हूं। आपको याद क्या करना है, 18 25 18 30 15 26 1, मामा अम्मा मंजन करो, 3 48 2 49 1 50 1 56। अब देखो इनकी डेट कैसे होगी। प्रथम चरण की डेट क्या है, प्रथम चरण की डेट है 18 मार्च 1948। दूसरे चरण की तारीख क्या है, नाम वगैरह सब अभी आगे हम याद कर लेंगे। दूसरे चरण की तारीख क्या है, 25 मार्च 1948। तीसरे चरण की तारीख क्या है, 18 अप्रैल 1948।
चौथे चरण की तारीख क्या है? 30 मार्च 1949। पांचवें चरण की तारीख क्या है? 15 मई 1949। छठे चरण की तारीख क्या है? 26 जनवरी 1950। सातवें चरण की तारीख क्या है? 1 नवंबर 1956। हो गई ना दोस्तों? देखो बिल्कुल ही आसान है। तो अगर आपको ये इतने से याद रह गया तो आपको सातों चरणों की जो डेट है, साल, महीना और दिनांक, ये सब कुछ आपको बस इन 3 लाइनों से याद हो जाएगा। इसके बाद में एक बहुत बड़ी अपने सामने प्रश्न देती है कि जो वो सातवें चरण है उन चरणों के नाम नहीं याद रहते, तो चरणों के नाम। अगर दोस्तों आपको चरणों के नाम याद रखने हैं तो आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, वो है एमपी से बस राजस्थान आई। एमपी से बस राजस्थान आई, याद रह जाएगा। इसमें भी आई साइलेंट रहेगा, बाकी सबका मीन्स है। देखो एम से है मत्स्य संघ, क्या है इसका? मत्स्य संघ। एम का क्या है? मत्स्य संघ। पी का है पूर्वी राजस्थान, से है संयुक्त राजस्थान। ब से है बृहत राजस्थान। स से है संयुक्त बृहत राजस्थान। दोनों को जोड़ना है, संयुक्त बृहत राजस्थान। क्या होगा इसका? संयुक्त बृहत राजस्थान। छठे चरण का नाम है राजस्थान संघ। और सातवें चरण का नाम अभी जो अपना वर्तमान नाम है या वर्तमान राजस्थान है वो सातवां चरण है। तो देखो दोस्तों, हमें एमपी से बस राजस्थान आई, केवल ये लाइन याद रखनी है और इस लाइन से अपने एकीकरण के सातों चरणों के नाम याद हो जाएंगे। अब देखो यहां से अपने ये प्रश्न बनता है कि मत्स्य संघ का निर्माण कब किया गया, बताइए। तो आप बता सकते हो 18 मार्च 1950, क्योंकि पहला चरण है। अब आपसे ये पूछे कि संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब किया गया, उसकी दिनांक बताइए। तो संयुक्त राजस्थान कितने नंबर का था? पहले, दूसरे और तीसरे। तो इधर अपना पहला, दूसरा, तीसरा। तो संयुक्त राजस्थान की डेट क्या है? 18 अप्रैल 1948। तीसरे चरण का नाम क्या था? संयुक्त राजस्थान। हो जाएगा ना याद? अगर दोस्तों आप थोड़ा सा अगर इसमें मेहनत करोगे और इसको याद कर लोगे ना एक बार, तो आप इसको जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और अपने प्रश्न बनता है, वो प्रश्न ये बनता है, चलो इसको एक बार रब कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। अब एक है ना, हमें यह प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान के एकीकरण के समय प्रमुख चरणों के जो उद्घाटनकर्ता थे, जो प्रधानमंत्री थे और जो इनके कौन थे? राज्य प्रमुख थे, उनके बारे में भी हमसे प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो अगर हम बात करें उद्घाटनकर्ता की, उद्घाटनकर्ता, ये सारी चीजें, उद्घाटनकर्ता, राज्य प्रमुख और प्रधानमंत्री, ये आपको सिर्फ 4 चरणों में मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद में चौथे चरण के बाद में उनको आजीवन कर दिया गया था। ठीक है, तो उद्घाटनकर्ता की अगर हम बात करें तो उद्घाटनकर्ता का हम सूत्र लिखेंगे गोडगिल चाचा पटेल। बस आपको अगर राजस्थान एकीकरण के प्रत्येक चरण के उद्घाटनकर्ता याद रखने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? ये लाइन याद रखनी है, गोडगिल चाचा पटेल। मतलब प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता थे एनवी गोडगिल, प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता। अगर हम दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो भी है एनवी गोडगिल। मतलब एक ही व्यक्ति पहले और दूसरे चरण का उद्घाटन किया। अगर हम तीसरे चरण की बात करें तो चाचा, मतलब चाचा किसे कहते हैं? जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू को चाचा पटेल, नेहरू, और पटेल का मतलब सरदार पटेल। चौथे चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये थे अपने 4 चरणों के उद्घाटनकर्ता, इसके बाद में उद्घाटनकर्ता नहीं थे। अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री, उसी को कह सकते हैं प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की भी अपने पास एक ट्रिक है। प्रधानमंत्री की ट्रिक ये है कि शोभा गोकुल की मणि व हीरा है। शोभा गोकुल की मणि व हीरा है, मणि व हीरा है, हीरा है। देखो दोस्तों, इसमें साइलेंट रहेगा एक तो की, एक व और एक है, इसके अलावा सबका मिक्स निकलेगा। देखो प्रथम चरण के प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभालाल कुमावत को। किसको बनाया गया? शोभालाल
कुमावत। ये कौन थे? प्रथम चरण के प्रधानमंत्री थे। अगर हम दूसरे चरण के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे गोकुललाल असावा। कौन थे? गोकुललाल असावा। अगर हम तीसरे चरण के प्रधानमंत्री की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। अगर हम चौथे चरण के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इनके बाद में हीरालाल शास्त्री को आजीवन बना दिया गया, जब तक चुनाव हुए तब तक हीरालाल शास्त्री ही रहे थे। तो ये अपने कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अब अगर हम इसके बाद में और देखें तो और अपने प्रश्न बनता है किसका? राज प्रमुख का, कि उसमें राज प्रमुख कौन थे। तो राज प्रमुख को भी हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। प्रमुख चरणों के राज प्रमुख। अगर हम राज प्रमुख की बात करें तो राज प्रमुख का सूत्र है उदय हुआ भीम तो, उदय हुआ भीम तो भोपाल मान गए। भोपाल मान गए। इसमें एक तो गए साइलेंट रहेगा, एक तो साइलेंट रहेगा और एक हुआ साइलेंट रहेगा। देखो उदय से है उदयभान सिंह, धौलपुर महाराजा उदयभान सिंह। उदयभान सिंह प्रथम चरण के राज प्रमुख कौन थे? उदयभान सिंह। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो कोटा महाराव भीम सिंह। दूसरे चरण के राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा महाराव भीम सिंह। तीसरे चरण के राज प्रमुख बनाए गए थे उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह। और चौथे चरण के राज प्रमुख बनाए गए थे महाराजा मान सिंह, जो कि जयपुर के थे। मान सिंह सेकंड। मान सिंह को चौथे चरण के क्या बनाए गए? राज प्रमुख बनाए गए। देखो हुआ क्या था, जैसे पहले चरण में उदयभान सिंह जी को बना दिया मत्स्य संघ में, फिर दूसरे चरण में भीम सिंह को बनाया। उसके बाद में जब तीसरा चरण बन रहा था तो फिर तीसरे चरण में भीम सिंह को उपराज प्रमुख बना दिया गया और उनकी जगह पे भोपाल सिंह को क्या बना दिया गया? राज प्रमुख बना दिया। तो उपराज प्रमुख का पद तीसरे चरण में आता है। और फिर जब तीसरा चरण हो गया उसके बाद चौथा चरण बन रहा था, उस समय चौथे चरण में क्या हुआ? जो भोपाल सिंह जी थे उन्होंने उपराज प्रमुख बनने से मना कर दिया, तो उनको महाराज प्रमुख बना दिया गया और राज प्रमुख जयपुर महाराजा मान सिंह जी को बनाया गया। तो चौथे चरण में महाराज प्रमुख का पद आया और तीसरे चरण में उपराज प्रमुख का पद आया। तो उपराज प्रमुख भी एक ही बने थे, वो थे अपने कौन? भीम सिंह जी। और महाराज प्रमुख एक बने, वो है उदयपुर महाराणा भूपाल सिंह जी। तो ये अपने कौन थे? अपने जो राजस्थान के एकीकरण के प्रमुख चरण थे, उन चरणों के कौन है? राज प्रमुख है। इसके बाद में अगर हम बात करें उन चरणों की राजधानियों की, तो राजधानियों का भी कुछ नहीं है, एक छोटी सी ट्रिक है, उसकी भी याद रखना पड़ेगा। अकोज, बाकी ऐसे ही रह जाएगी। अकोज का मतलब प्रथम चरण की राजधानी थी अलवर। क्या थी? अलवर। दूसरे चरण की राजधानी थी कोटा। तीसरे चरण की राजधानी थी उदयपुर और चौथे चरण की राजधानी थी जयपुर, जो कि अभी तक अपनी जयपुर